स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 11th की होम साइंस से आपका 4th चैप्टर संसाधन प्रबंधन, जिसको हम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो इसकी आसान व्याख्या कम से कम समय में मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है, तो कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उनके नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करके आप सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप उनको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिसका आपको फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है आज का संसाधन। संसाधन क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम किसी कार्य को करने के लिए करते हैं, ठीक है, या हमारी जरूरतों को पूरी करती हो, कोई वस्तु हमारी मदद करती हो, तो वो हमारे लिए हमारा संसाधन हो जाएगा। अब एक तो होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। मनुष्य की मदद से अगर कोई कार्य हम करते हैं, जैसे कि ज्ञान, मनुष्य के पास ज्ञान होता है, मनुष्य के पास ऊर्जा होती है, मनुष्य के पास कौशल होता है, यानी कि स्किल्स होती हैं, तो ये हमारा मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है गैर मानव संसाधन। ये क्या है कि हमारे नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे संसाधन जो फिजिकल होते हैं, जिसमें क्या है कि मतलब देखो, मानव संसाधन जो है वो फिजिकल नहीं होते। ज्ञान है, ऊर्जा, कौशल ये आपके अंदर होता है। गैर मानव संसाधन फिजिकली है, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि पैसा, घर, स्थान, कपड़े, स्टेशनरी, ये सारे क्या हैं? ये भौतिक संसाधन है जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। अब संसाधनों को हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया कि मानव संसाधन जिसमें हमारा ज्ञान, रुचि, हमारी स्किल्स, कौशल, क्षमताएं, समय, ऊर्जा, ये सब तो मनुष्य दे सकता है। गैर मानव संसाधन में हमारा धन है, भौतिक जितनी भी चीजें इसमें आ जाएंगी वो सब कवर होती हैं। अब संसाधनों को दो और भागों में हम बांटते हैं, व्यक्तिगत संसाधन और साझे संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब होता है हमारे पर्सनल संसाधन। तो व्यक्तिगत में हमारा क्या आता है? मेरा बैग, ठीक है, मेरे कपड़े, मेरी कार, मेरा घर, सब कुछ जो भी आपका है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है, जिस पर किसी दूसरे का हक नहीं है। समझ में आया आपको? और साझे संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी अकेले का हक नहीं है, उस पे पूरे समाज का, जो भी पूरा समुदाय वहां पे रहता है उस सब का वहां पे बराबर का हक है। जैसे पार्क हो गया, पार्क किसी एक बंदे का तो होता नहीं है, हर कोई जाता है। मंदिर भी किसी एक का नहीं होता, चारागाह होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं। तो ये आपके साझे संसाधन होते हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं। पीवीआर में आप जाते हो तो पीवीआर तो आपका नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वो आपका नहीं होता। स्कूल में आप जाते हो, स्कूल भी आपका नहीं है, पूरा आपकी निजी संपत्ति तो नहीं है, हॉस्पिटल होता है। और इस तरीके से ये संसाधन होते हैं। अब आगे हम और दो प्रकार के जो संसाधन है उसमें इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जो आसपास उपलब्ध होते हैं, हमारे वातावरण में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु, ये सब क्या होता है? ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब आप पेड़ों को काटते रहेंगे और आप चाहते हैं कि आपको प्राकृतिक संसाधन मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जल का आप जो है दुरुपयोग करेंगे, और बाद में क्या है कि जल ही कल है, ये भी हम सब जानते हैं, जल से ही जीवन है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन, जिसमें सड़क, पार्क, अस्पताल, डाकघर, स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स, ये आपके सामुदायिक संसाधन होते हैं। इस पे किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता, यानी कि किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक इस पर नहीं होता। फिर आगे क्या है हमारा टॉपिक, देखते हैं संसाधनों की विशेषताएं। एक तो उपयोगिता। उपयोगिता इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हम संसाधनों को उपयोगी इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगिता का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे कितना काम आती है, वही उपयोगिता होती है। और इसी प्रकार संसाधन भी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे काम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सुलभता। अब संसाधन की एक विशेषता होती है कि सुलभता का मतलब होता है कि कोई चीज आपको कितनी आसानी से मिलती है। अब इसमें भिन्नता होती है।
क्योंकि धन एक संसाधन है, जरूरी नहीं सभी के पास आसानी से धन उपलब्ध हो। किसी के पास आसानी से धन आ जाता है तो किसी को बहुत मशक्कत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके पैसे मिलते हैं। तो ये सुलभता भी एक इसकी विशेषता है कि सभी को सुलभ तरीके से संसाधन नहीं मिलते। हर संसाधन का एक विकल्प होता है। देखो अल्टरनेटिव होता है। पेट्रोल अगर जो है संसाधन है, उसका अल्टरनेटिव जो है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ गए। ठीक है, जो भी आपकी बस वगैरह होती थी, इलेक्ट्रिक बस आ गई। तो हमने क्या करा, एक अल्टरनेटिव ढूंढा, एक विकल्प ढूंढा, क्योंकि सभी संसाधन हमेशा तो नहीं रह सकते हमारे पास, ये मतलब सीमित हैं। और ऐसे में हमें एक अल्टरनेटिव संसाधन जब हम ढूंढते हैं तो इससे हम अपने आने वाले फ्यूचर को भी जो है सिक्योर करते हैं। हमारे सभी संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड मात्रा में हैं, इसलिए इनका प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यानी कि आपके घर में मान लो बिजली की जितनी ज़रूरत है, आप उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो भी फिजूल में। आप बाहर गए हुए हैं, घर पे आपका लाइट पंखा चल रहा है, तो ये भी क्या है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बिजली बचाना ज़रूरी है, पानी भी उतना ही बचाना ज़रूरी है। लोग अपनी कार धोते हैं, इतना सारा पानी डालते हैं उस पर, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे संसाधनों को हम खुद खत्म कर रहे हैं। तो अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो इनका प्रबंधन सही तरीके से इनका इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। संसाधनों का प्रबंधन, तो इसका जो है प्रबंधन कैसे होता है, एक तो नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। नियोजन किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है। आपको कोई चीज़ की मैनेजमेंट करनी है तो पहले आप उसका प्लान बनाएंगे कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक योजना जरूर बनाते हैं और उसके बाद आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखा है कि नियोजन के कुछ चरण होते हैं योजना बनाने के। पहले तो आप समस्या को पहचानते हैं, फिर आप उनके विकल्पों के बारे में सोचते हैं कि क्या हो सकते हैं। विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो क्या हो सकता है। फिर आप योजना पर कार्य करते हैं कि आप ये जो योजना बनाई है इसको कैसे आप सही से काम में लाएं। योजना को कार्यान्वित किया जाता है, फिर आप परिणाम देखते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। फिर है आयोजन। आयोजन प्रक्रिया क्या होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं पर प्रभावी तरीके से कार्य किया जाता है। आयोजन प्रक्रिया में सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए चाहिए होते हैं उनको एकत्र किया जाता है। फिर तीसरा क्या है, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन इस अवस्था में जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं और जिसकी हमने योजना बनाई है उस कार्य का होना कहलाता है। यानी कि जब आपने कोई योजना बनाई है कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, और आपको वो काम करके रहना है, योजना बना ली, अब आप जब वो काम कर रहे हो उस कार्य का होना ही कार्यान्वयन कहलाता है। फिर उसके बाद है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के होने में निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि क्या वह कार्य योजना के अनुसार सुचारू रूप से किया जा रहा है या नहीं। कंट्रोल रखना अपने कार्यों पर। और नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सही परिणाम को लाने में मदद करती है। अगर आप निगरानी में काम करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो आप में गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर कोई भी त्रुटियां या कोई भी संकट उस कार्य को करने के बीच में आते हैं तो उसका कैसे निदान कर सकते हैं या क्या क्या उपाय उसे हम अपने कार्य को सही रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमने जो लक्ष्य सोचा है उसके हिसाब से परिणाम प्राप्त हो। इसके लिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, आपकी निगरानी हो पूरी उस पर। फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्रबंधन, मैनेजमेंट जब आप करते हो तो इस प्रक्रिया की ये अंतिम अवस्था होती है जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा अंतिम परिणाम कैसा आया। आप लास्ट में ही तो मूल्यांकन करते हो और वह पहले सुनिश्चित किए हुए परिणाम की तुलना में और उसकी सुनिश्चित किए हुए परिणाम से तुलना की जाती है, ठीक है, कि आपने जो पहले एक एस्टिमेटेड कोई परिणाम सोचा होगा वो कैसा था और जो वास्तविकता में आपका परिणाम आया है वो कैसा है। तो ये आपके कुछ स्टेजेस होते हैं। और मूल्यांकन प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि कार्य की क्या क्या विशेषताएं रही हैं या क्या क्या कमियां रहीं और हमारे लक्ष्य सही से प्राप्त हुए हैं या नहीं, क्या प्रभावी ढंग से प्राप्त हुए हैं, भविष्य में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, कैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें जो है आपके मूल्यांकन के अंदर आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमने देख ली हैं कि किस प्रकार से संसाधन होते हैं, प्रकार होते हैं उनके, उनकी विशेषताएं और उसके अलावा उनका प्रबंधन। तो आई होप आपको ये सारे ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यही सब आपके सिलेबस में है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।